अगर आप BTS, ब्लैकपिंक, एस्ट्रो, GOT7, EXO, अतीज, मामामो, रेड वेलवेट एंड स्ट्रे किड्स जैसे बड़े K-pop ग्रुप के फैंस हैं तो फिर आपको ये ड्रामा डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि हमें इस ड्रामा के अंदर K-pop आइडल्स की चमचमाती हुई लाइफ के पीछे का स्ट्रगल दिखाया गया है, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि कैसे रियोक नाम का कोरिया का सबसे फेमस K-pop स्टार माहा नाम की K-pop ट्रेनी के साथ फॉल इन लव हो जाता है, जिसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या सभी लोगों से छुपकर इन दोनों की लव स्टोरी सक्सेसफुल हो पाएगी? यही सब हमें इस ड्रामा के अंदर दिखाया जाएगा। एंड साथ ही हमको इस ड्रामा के अंदर एक रियल K-pop ग्रुप यानी अतीज ग्रुप के मेंबर्स की भी एक्टिंग दिखाई जाएगी, जो कि इस टाइम कोरिया के साथ साथ इंटरनेशनल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसलिए ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कोई भी इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करिएगा। सो चलिए बिना देरी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि शार्क्स नाम का कोरिया का सबसे बड़ा K-pop बैंड अपने डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि कुछ देर में इनका एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद अब हम स्टेडियम के बाहर देखते हैं, जहां हमको इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है माहा, जो कि एक बहुत ही फेमस K-pop आइडल बनना चाहती है। इसलिए वो बहुत सालों से एक K-pop ट्रेनी है, जो कि स्टेडियम की तरफ देख कहती है कि एक दिन वो भी पक्का इस स्टेडियम के अंदर परफॉर्म करेगी। कि तभी हमें एक दूसरी लड़की को भी दिखाया जाता है, जो कि एक ब्रिज पे खड़े होकर बहुत बुरी तरह रो रही होती है। इस लड़की का नाम है एनी, जिसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हमें आगे बताया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है रियोक, जो कि उसी ग्रुप का सबसे फेमस मेंबर है, जो कि अभी कुछ देर पहले अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी शार्क्स। देन ये सभी शार्क्स मेंबर्स एक दूसरे को कॉन्सर्ट के लिए गुड लक बोलकर फुल स्टाइल के साथ परफॉर्मेंस के लिए अपने रूम से बाहर आते हैं, जहां हमें इस ग्रुप के लीडर के बारे में भी बताया जाता है, जिसका नाम है युनजू, जो कि अपने सभी मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे से रहता है। पर जब ये सभी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे होते हैं कि तभी रियोक नोटिस करता है कि उनका टीम लीडर यानी युनजू अकेला कहीं और जा रहा है, पर वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और अपनी पोजीशन पे आके बैठ जाता है। कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद हमें न्यूज़ मिलती है कि युनजू गायब है, जिस वजह से इनके ग्रुप के CEO यानी जिहाक रियो के पास आकर उसको युनजू की पोजीशन लेने के लिए बोलते हैं। ये कहते हुए कि अगर रियोक ऐसा नहीं करेगा तो फिर उनका ग्रुप यानी शार्क्स बर्बाद हो जाएगा। तो ये सुन रियोक युनजू की पोजीशन ले लेता है, बट युनजू अचानक ही गया कहाँ ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब स्टोरी को हमें ये सब होने से पहले दिखाया जाता है, यानी 1 वीक पहले, जहां हम देखते हैं कि माहा सुबह 5 बजे उठकर जल्दी से तैयार होकर रनिंग करते हुए अपने स्कूल जाने लगती है, ताकि खुद को फिट रख सके, क्योंकि माहा का बचपन से बस यही एक सपना है कि वो एक बहुत ही फेमस K-pop आइडल बन जाए, और इसी वजह से वो पूरे 5 साल से K-pop ट्रेनी है। देन स्कूल में आकर स्टडी करने के बाद माहा अपने ट्रेनिंग हॉल पहुंचती है, जिसका नाम है म्यूजिक हॉलिक, जहां माहा बताती है कि वो अपनी लाइफ का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि K-pop आइडल बनने के लिए लाखों स्टूडेंट्स K-pop ट्रेनी बनते हैं, जिसमें से सिर्फ 1% लोगों को ही आगे के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए वो पूरा हार्डवर्क करके उन्हीं 1% में से एक बनना चाहती है। देन प्रैक्टिस के बाद माहा अपने दोस्तों से बातें करने लगती है, जहां हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम है यूजिन, जो कि माहा का बहुत ही पुराना दोस्त है। इसलिए वो माहा को सीक्रेटली थोड़ा बहुत लाइक भी करता है, एंड साथ ही वो भी माहा की तरह एक फेमस K-pop आइडल बनना चाहता है। ये सभी यहाँ NOG एंटरटेनमेंट के बारे में बातें करने लगते हैं, जो कि शार्क्स और कई बड़े ग्रुप्स की एजेंसी है। कि तभी सीन्स शार्क्स मेंबर्स की बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ सभी शार्क्स मेंबर्स अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ हम देखते हैं कि जिहाक शार्क मेंबर्स की न्यू मैनेजर को शार्क मेंबर्स के बारे में बता रहे होते हैं। जहाँ पहले वो युनजू के बारे में बताते हैं कि ये दिखने में तो इनोसेंट है पर बहुत शातिर है।
देन वो हान जाए के बारे में बताते हैं कि ये इस ग्रुप में एक मॉम की तरह है जो कि सभी मेंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। देन वो बैंग के बारे में बताते हैं कि ये एक फॉरेन कंट्री में पला बड़ा है, इसलिए ये एक वाइल्ड गन की तरह है। और फिर ग्रुप के फोर्थ मेंबर यानी चॉय के बारे में बताते हैं कि ये सॉन्ग्स पर काम करते टाइम इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि सही से खाना भी नहीं खाता, इसलिए तुम्हें ज़बरदस्ती इसको टाइम पे खाना खिलाना होगा। और फिर अब जिहाक शाक के सबसे छोटे मेंबर के बारे में बताते हैं यानी रियोग कि ये इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसकी फैंस फॉलोइंग इन सभी से ज़्यादा है, इसलिए ये अच्छा और बुरा दोनों है, यानी इसके लिए हर चीज़ इसके मूड पर डिपेंड करती है। जिन सभी बातों को शार्क्स का न्यू मैनेजर अपनी डायरी में लिख लेता है कि तभी सीन वापस से महा और उसके दोस्तों पर आता है, जहाँ एक लड़का बोलता है कि भले ही उनकी एजेंसी यानी म्यूजिक हॉलिक एनओजी एंटरटेनमेंट जैसी एडवांस और फेमस नहीं, पर उन एजेंसी से तो बहुत अच्छी है जो अपने ट्रेनिज को सही से नॉर्मल फैसिलिटीज़ भी अरेंज नहीं कर पाते, जिस वजह से वहाँ के ट्रेनिज को वॉशरूम में अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास एक म्यूजिक रूम तक नहीं। कि तभी हमें उसी लो एजेंसी की ट्रेनी को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूरी, और वो वॉशरूम में अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं बाहर दो लड़की अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जिसमें से एक का नाम है एनी जिसे हमने स्टार्टिंग में ब्रिज पर रोते हुए देखा था, और दूसरी लड़की का नाम है शिम जो ऑलवेज काफ़ी नर्वस रहती है। और इन तीनों लड़कियों की एजेंसी का नाम है ओमेगा एंटरटेनमेंट। यानी हम इस ड्रामा में पूरी 3 एजेंसीज को देख चुके हैं। पहली एनओजी एंटरटेनमेंट जो कि शार्क्स ग्रुप की एजेंसी है, दूसरी म्यूजिक हॉलिक जो कि माहा और यूजिन की एजेंसी है, और तीसरी ओमेगा एंटरटेनमेंट जो कि एनी, शिम और यूरी की एजेंसी है, जिसमें से एनओजी कोरिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, मेगा हॉलिक जो कि मीडियम है, और ओमेगा इन सभी से लो। कि तभी सीन फिर से महा पर आता है जहां वो और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सभी म्यूजिक हॉलिक से ही आइडल बन के रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे ये डिसाइड होने वाला होता है कि कौन म्यूजिक हॉलिक एजेंसी में आगे रहेगा और कौन निकाल दिया जाएगा, जिस वजह से ये सभी यहाँ काफ़ी टेंशन में भी होते हैं। बट यूजिन माहा को उदास देकर उसे पूरी हिम्मत देने की कोशिश करता है, तो ये सुन माहा खुश हो जाती है। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि शिम जो कि ओमेगा एजेंसी की ट्रेनी है वो सही से डांस प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती है, तो ये देख उनका मैनेजर उन्हें डांटने लगता है और कहता है कि 14 दिन बाद तुम तीनों का डेब्यूट है और तुम सही से डांस तक नहीं कर पा रही हो। तो ये सुन एनी अपने मैनेजर से बहस करने लगती है और फिर गुस्से में अपना ग्रुप छोड़ के चली जाती है। पर जब वो बाहर आती है कि तभी उसकी मुलाकात शार्क्स के सीईओ यानी जिहाक से होती है। देन ये दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जब जिहाक बोलते हैं कि तुम पूरे 7 साल से ट्रेनी हो और अब फाइनली 14 दिन बाद तुम्हारा डेब्यूट होने वाला है, पर तभी तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो ये सुन वो कुछ नहीं बोलती और फिर वापस अपने ट्रेनिंग हॉल आकर बेहोश हो जाती है, जिसकी ऐसी हालत देख यूरी और शिम ये दोनों उसके लिए परेशान होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैनेजर जून सभी शार्क्स मेंबर्स के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उन सभी ने छोटे बच्चों की तरह लड़ाई करके अपने कपड़े खराब कर लिए थे, इसलिए वो उन सभी को फ्रेश होकर आने के लिए बोलते हैं। पर जब ये जा रहे होते हैं कि तभी जिहाक वहाँ आकर युंजू को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं ताकि उससे कुछ ज़रूरी बात कर सकें। पर जब बहुत देर होने के बाद भी इंजू वापस नहीं आता तो रियोक उसको चेक करने के लिए जाता है, जहाँ से उसे इंजू की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर जब जैसी वो तुरंत ही इंजू के पास आता है तो वहाँ वो इंजू के हाथ में एक मोबाइल देखता है जो कि शायद सीक्रेट मोबाइल था, जिसे देख रियोक हैरान होने लगता है। वेल अब नेक्स्ट डे माहा की एजेंसी यानी म्यूजिक हॉलिक की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को याद रखते हुए कुछ ट्रेनिज को आगे के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जहां पर वो बहुत अच्छे ट्रेनिज के फॉर्म को भी सिर्फ इस वजह से निकाल देते हैं कि ये अच्छा तो है पर इसकी एज ज़्यादा है और ये अच्छा सिंग करती तो है पर ये सुंदर नहीं, और बोलते हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस है, इसलिए हमें किसी के इमोशंस को इम्पोर्टेंट नहीं समझना बल्कि सिर्फ उसे आगे भेजना है जिससे हमें फ़ायदा हो सके।
जहाँ जब जैसी वो माहा के फॉर्म को भी बाहर निकाल देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि माहा की हाइट ज़्यादा नहीं, कि तभी माहा का मैनेजर माहा की साइड लेते हुए उन सभी से माहा को एक और चांस देने के लिए बोलता है, बट वो सभी ऑब्वियसली मानते नहीं। तो फिर माहा का मैनेजर कहता है कि तो फिर क्यों ना हम माहा को ओमेगा एंटरटेनमेंट भेज दें, क्योंकि वहाँ की एक मेंबर अचानक ही ग्रुप छोड़ के चली गई है और बस 10 दिन बाद उनका डेब्यूट होने वाला है। तो ये सुन वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। देन माहा के मैनेजर उसको अपने पास बुलाकर उसे भी ये पूरी बात बता देते हैं, जिसे जानकर वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि वो म्यूज़िक हॉलिक से अपना डेब्यूट करना चाहती थी अपने दोस्तों के साथ, बट अब कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से उसको ओमेगा एंटरटेनमेंट ज्वाइन करना पड़ता है। इसलिए वो अपने टूटे दिल के साथ रूफटॉप पे आकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोने लगती है, जिसे रोते हुए पीछे से यूजिन भी देख रहा था, पर वो माहा के लिए कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद फिर जब माहा अपने घर जा रही होती है तो वो बोलती है कि अगर यूजिन तुम्हें मेरा पीछा ही करना है तो वो तुम प्लीज़ मेरा बैग पकड़ते हुए भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत हैवी है। तो ये सुन वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत देर से माहा को फॉलो कर रहा था और फिर माहा का बैग पकड़ के चलने लगता है। जिसके बाद अब ये दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ यूजिन माहा से सॉरी कहता है क्योंकि वो इस टाइम माहा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस पर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मतलब कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि जब किसी को फेमस आइडल बनना होता है तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करके छोटी एजेंसी से भी बन सकता है, इसलिए तुम देखना एक ना एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होंगी, पर अब बस तुम मेरी कॉल्स को इग्नोर मत करना। तो ये सुन वो कहता है कि कभी नहीं, मतलब कि हम दोनों हमेशा कनेक्ट रहेंगे। तो ये सुन माहा खुश हो जाती है और फिर जब नेक्स्ट डे वो ओमेगा आती है तो वहाँ वो यूरी और शिम को डांस करता हुआ देख बहुत ही आसानी से उन दोनों के डांस मूव्स को कॉपी कर लेती है क्योंकि माहा कॉपी करने में एक्सपर्ट है। जिस चीज़ को देख मैनेजर जुंग बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं कि तुम इन स्टेप्स को बस एक ही बारी में देखकर सीख गई। तो इस पर वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि मुझे डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं कॉपी करने में थोड़ी फास्ट हूँ। तो इस पर वो बोलते हैं कि नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो। और फिर अब यूरी और शिम को बताते हैं कि ये उनकी न्यू मेंबर है जो कि अब एनी की जगह तुम्हारे साथ डेब्यूट होगी। तो ये सुन शिम और यूरी साइड में आकर बातें करने लगती हैं कि कहीं ये लड़की और बाकी सब लोगों की तरह यहाँ से भाग तो नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं। तो ये सुन यूरी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हमें बस माहा के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा ताकि वो यहाँ से ना जाए और फाइनली हमारा डेब्यूट हो जाए। जिन दोनों की बातों को माहा भी सुन चुकी होती है इसलिए वो उन दोनों के पास आकर बोलती है कि तुम दोनों टेंशन मत लो क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ, जिस वजह से अब मेरे पास और कहीं जाने का ऑप्शन नहीं, इसलिए मैं भागूंगी नहीं और साथ ही मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों के साथ अपना बेस्ट दूंगी। तो ये सुन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और फिर यहाँ ये तीनों दोस्ती कर लेती हैं कि तभी फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, यानी उसी सीन से जब शार्क्स की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है और इंजू गायब हो चुका है और वही माहा मैनेजर जुंग के साथ अपना सभी सामान लेके ओमेगा शिफ्ट हो रही है। तो वहीं एनी ब्रिज पे खड़े होकर काफ़ी बुरी तरह रो रही है। वेल स्टेडियम में फैन शार्क्स के लिए चीयर कर रहे होते हैं कि तभी परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो जाती है। ये परफॉर्मेंस शार्क्स की कमबैक परफॉर्मेंस थी जिस पर उनका पूरा करियर टिका था और इंजू अचानक ही हवा की तरह उस दिन से गायब हो गया। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हर जगह यही न्यूज़ होती है कि इंजू कहाँ है, जिसे एनओजी एंटरटेनमेंट के सीईओ यानी सीईओ पार्क को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे माहा ओमेगा के सभी रूल्स रीड करती है जिसमें ना मोबाइल रखना अलाउ है, ना किसी लड़के के साथ डेट पर जाना अलाउ है और ना ही ज़्यादा देर बाहर रहना अलाउ है, जो चीज़ माहा को काफ़ी अजीब लगती है कि तभी शिम बताती है कि उसका रूम रेडी है, जिसे जब जैसी माहा देखती है तो वो काफ़ी छोटा होता है, बट माहा के-पॉप आइडल बनने के लिए सभी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिसके बाद फिर जब वो अपना सामान सेट कर रही होती है कि तभी उसको वहाँ से किसी का टूटा हुआ मोबाइल मिलता है जिसे वो एनी का समझकर ऊपर रख देती है।
वेल अब नेक्स्ट डे ये तीनों ही लड़कियां पूरे जोरों शोरों से अपनी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हैं, जहां माहा ने एनी का पार्ट अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया और फिर ये तीनों फिर से डांस प्रैक्टिस करने लगी। एंड अब इन तीनों लड़कियों के ग्रुप का नाम रखा जाता है ओमेगा 3। जिसके बाद फिर धीरे धीरे वो टाइम आ ही गया जब नेक्स्ट डे इन तीनों का डेब्यूट होने वाला है, जिस वजह से ये तीनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती हैं और फिर रात में अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं ताकि हमेशा इस दिन को याद रख सकें। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे ये तीनों लड़कियां मैनेजर जुंग के साथ डेब्यूट प्लेस पहुंचती हैं, जहां और भी कई सारे ग्रुप्स अपने डेब्यूट के लिए आए हुए थे। जहां पर हम शार्क्स के सीईओ यानी जीहाक को भी देखते हैं, जिनके पास एक कॉल आती है जिसमें पुलिस उनसे एनी के बारे में पूछ रही होती है कि आप एनी को कैसे जानते हो। कि तभी फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हर जगह ये न्यूज़ फैली हुई है कि ओमेगा एंटरटेनमेंट की ट्रेनी यानी एनी ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर ली। बट अभी ओमेगा के मैनेजर को ये बात नहीं पता होती और ना ही यूरी, माहा और शिम को होती है। जिसके बाद जब फाइनली ये तीनों अपने डेब्यूट के लिए स्टेज पर आकर डांस करना स्टार्ट करती हैं कि तभी वहाँ के लोग उन्हें रोक देते हैं और बताते हैं कि अब तुम्हारी एजेंसी का डेब्यूट नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी एजेंसी की एक ट्रेनी सुसाइड कर चुकी है। जिस बात को सुन वो सभी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि वो ज़रूर एनी ही होगी। इसलिए शिम वहीं बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है, पर वहाँ के लोगों को उनके इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उन तीनों को ज़बरदस्ती स्टेज से नीचे उतार देते हैं। देन शिम और यूरी एनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि एनी उन दोनों के साथ बहुत सालों से थी और माहा ये देखकर रोने लगती है कि उन्हें स्टेज से उतारकर किसी और दूसरे ग्रुप को स्टेज पर चढ़ा दिया गया है, जिस वजह से माहा का भी यहाँ रो रो के काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। फिर जब जैसी शार्क्स की भी टीम वहाँ आती है तो वहाँ रियोक माहा को रोता हुआ देख हैरान होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा हो। और वहीं सीईओ जीहाक भी इन तीनों लड़कियों को रोता हुआ देख काफ़ी बुरा फील करते हैं। वेल अब हम देखते हैं कि ओमेगा के सीईओ भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि एनी की डेथ की वजह से उनकी कंपनी पर काफ़ी इल्ज़ाम लग रहे थे, इसलिए वो माहा, यूरी और शिम इन तीनों के ग्रुप को डिसबैंड करवा देते हैं ताकि न्यूज़ रिपोर्टर्स से बच सकें। और वैसे भी अब एनी की डेथ हो जाने की वजह से ओमेगा 3 का फेमस होना काफ़ी मुश्किल था, जिस वजह से इन्हें काफ़ी कम प्रॉफिट होता, इसलिए इन्होंने तुरंत ही ओमेगा 3 को डिसबैंड करवा दिया। देन माहा काफ़ी उदास होकर अपना सभी सामान पैक करने लगती है और फिर ओमेगा बिल्डिंग छोड़ के चली जाती है। जिसके बाद अब स्टोरी को पूरे 3 साल बाद दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि रियोक अब पहले से भी ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि अब वो के-पॉप आइडल होने के साथ साथ एक काफ़ी फेमस एक्टर भी है जो कि कई सारी मूवीज़ और ड्रामास कर चुका है, जिस वजह से उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। देन अब हमें अवार्ड फंक्शन में एक लालिमा नाम की सोलो के-पॉप सिंगर की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है जो कि वो भी कोरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड रियोक को पसंद भी करती है। इसलिए जब वो डांस करते हुए रियोक के पास आकर उसके सामने अपना हाथ आगे करती है साथ में डांस करने के लिए, बट रियोक साफ मना कर देता है क्योंकि उसको लालिमा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। और वहीं अब हम माहा को देखते हैं जो कि सेम लालिमा के जैसे कपड़े पहनकर लालिमा की एक्टिंग कर रही होती है क्योंकि अब वो एक के-पॉप ट्रेनी नहीं रही है, इसलिए अपने मैनेजर के साथ मिलकर ये छोटे मोटे काम करके वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। पर जहाँ वो परफॉर्म कर रही होती है वहाँ बहुत ही कम लोग होते हैं और जगह भी काफ़ी बेकार दिखाई गई है, पर माहा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड वो उन लोगों के सामने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है और ख़ुद को छोटी लालिमा बताती है। और वही रियोक भी जब वापस अपने घर आता है तो उसके टीम्स मेंबर्स उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और काफ़ी सारे अवार्ड्स जीतने के लिए उसे कांग्रेट्स भी बोलते हैं, जिन्हें देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वही माहा जो कि अब अपनी परफॉर्मेंस के बाद वापस घर जा रही थी कि तभी उसके मैनेजर के पास कुछ लोगों की कॉल
कॉल्स आने लगती हैं जिन्हें वो पिक नहीं करते क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों से कर्जा ले रखा है। कि तभी फिर माहा के पास यूजिन की कॉल आती है जो कि उससे बातें करने लगता है, जिसको माहा बताती है कि उसे एक हिस्टोरिकल मूवी में छोटा सा रोल मिला है। तो ये सुन यूजिन खुश होता है, पर अब इससे पहले कि वो माहा से उसके बर्थडे के बारे में डिस्कस कर पाता जो कि कुछ दिन में आने वाला है, कि तभी यूजिन का मैनेजर उसे बुला लेता है। और वहीं दूसरी तरफ रियोक के घर पर उसके दोस्त लालिमा की कॉपी कैट की वीडियो देख रहे होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि माहा है, क्योंकि माहा लालिमा की कॉपी कैट के नाम से काफ़ी फेमस भी है। जिसकी वीडियो को देखते हुए वो सभी बोलते हैं कि ज़रा देखो तो इस लड़की को, ये कैसे लालिमा की परफेक्ट कॉपी कर रही है। कि तभी वहाँ रियोक भी आ जाता है जो जब जैसी माहा की वीडियो देखता है तो शॉक होकर बोलता है कि कॉपी कैट। जिसके इस रिएक्शन से सभी पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो, बट वो मना कर देता है। जिसके बाद माहा जो कि अभी भी वैन में थी, कि तभी उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है, इसलिए उसका मैनेजर एक जगह वैन रोक के उसके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। कि तभी उसी जगह हम रियोक को उसके मैनेजर के साथ देखते हैं जो कि अंदर जाता है, पर जब वो बाहर आ रहा होता है कि तभी माहा, जिसे वॉमिटिंग आने ही वाली थी, इसलिए वो जल्दी से वैन से निकल कर भागती हुई वॉशरूम जाने लगती है, जहाँ उसकी गलती से रियोक से टक्कर हो जाती है, बट मास्क की वजह से वो उसका फेस नहीं देख पाती और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसे जाता देख रियोक बोलता है कि शायद मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, पर फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम शूटिंग प्लेस देखते हैं जहाँ माहा अपने मैनेजर के साथ टाइम से पहले ही पहुँच चुकी थी और फिर वो अपना मेकअप कराने चली जाती है। पर जब वो मेकअप करवा के बाहर आती है तो तब कुछ लड़कियों की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि मूवी का एक्टर और कोई नहीं बल्कि रियोक है। जिस बात को सुन वो काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि रियोक एक्टर है तो मैं यहाँ नहीं आती। इसका मतलब माहा भी रियोक को पहले से जानती है, पर अब पास्ट में इन दोनों का क्या कनेक्शन रह चुका है ये सब हमें आगे पता चलेगा। देन माहा शूटिंग प्लेस पे आकर अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, जहाँ उसको नॉर्मल लोगों की तरह फाइट के टाइम इधर से उधर भागना है। और वही माहा का मैनेजर यानी मैनेजर जुंग, वो अब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जिन लोगों से उन्होंने कर्जा ले रखा है वो सभी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो उनके पास आ रहे हैं। जिस बात को सुन मैनेजर जुंग और भी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जिहाक को देखते हैं जो कि अब एक कॉफ़ी शॉप के ऑनर है, यानी अब वो शार्क्स के सीईओ नहीं। कि तभी उनसे मिलने कोई आता है जिसका अभी हमें यहाँ फेस तो नहीं दिखाया गया है, पर उसको देखकर जिहाक काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अब स्टोरी फिर से माहा पर आती है जो कि अकेले बैठी हुई थी। कि तभी उसको कुछ आवाज़ें आने लगती है, जिसे जब जैसी वह चेक करती है तो वहाँ रियोक अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ जब जैसे वो गलती से अपनी तलवार को पानी में गिरा देता है तो ये देख माहा हंसने लगती है, जिसे जब जैसी रियोक देखने की कोशिश करता है तो वो जल्दी से छुप जाती है। जिसके बाद अब शूटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ कुछ सीन्स को राइट से लेफ्ट कर दिया जाता है, पर माहा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो गलत डायरेक्शन में जाने लगती है, जिस वजह से गलती से रियोक की तलवार माहा को लग जाती है। सभी लोग माहा के पास आकर उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो अपना फेस हाइड करते हुए बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वजह से रियोक अब भी माहा का फेस नहीं देख पाता। और फिर अब जब शूटिंग एंड होने के बाद सभी लोग वापस जा रहे होते हैं तो उस टाइम माहा को पता चलता है कि किसी अर्जेंट काम की वजह से माहा का मैनेजर उसे यहाँ अकेला छोड़ के चला गया, इसलिए माहा यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ज़्यादा रात हो जाने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना भी काफ़ी मुश्किल था। इसलिए माहा रनिंग करते हुए वहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब ज़्यादा देर तक एक अकेली लड़की के लिए वहाँ रुकना ठीक नहीं। कि तभी माहा के पास एक वैन आके रुकती है, जिसकी विंडो जब जैसी ओपन होती है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि रियोक होता है, जिसको देख माहा काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाती है। एंड रियोक भी फाइनली माहा को यहाँ देख ही लेता है, जिस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को फेस टू फेस देखकर काफ़ी हैरान थे। कि तभी हमें इन दोनों के पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, यानी 2013 का,
जब रियोक एक के-पॉप आइडल नहीं था बल्कि एक नॉर्मल लड़का था जो कि एक फेमस के-पॉप आइडल बनना चाहता है, तो उसको उस टाइम माहा छुप छुप के देखा करती थी क्योंकि माहा को डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए एक दिन पूरी हिम्मत के साथ वो रियोक के पास आकर पूछती है कि क्या आप प्लीज़ मुझे भी अपने साथ डांस सिखा सकते हैं, क्योंकि मुझको आपका डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये सुन रियोक माहा को सीरियसली देखने के बाद साफ मना कर देता है और बोलता है कि हम अपनी टीम में कभी किसी को ऐड नहीं करते, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। जिस बात को सुन माहा हैरान होती है और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।